यूबी की किस्त नंबर 41 और ये किस्त नहायत शानदार होने वाली है। इस किस्त का तजिया जानने से पहले अगर आप लोग तारीखी मालूमात वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें जिसमें उस्मानिया की मुकम्मल तारीख अपलोड की जाएगी। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी दे दिया है। आप सब्सक्राइब करके सल्तनत उस्मानिया के तमाम हुक्मरानों की और उसकी शानदार तारीख के हवाले से जान सकते हैं। खैर, अगर बात करें सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ के हवाले से तो इस किस्त में दिखाया जाता है कि नजमुद्दीन अय्यूब अपने बेटे सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर मौजूद होते हैं, लेकिन ये कब्र सलाहुद्दीन अय्यूबी की नहीं बल्कि किसी और शख्स की है। यहाँ पर नजमुद्दीन अय्यूब क्या ख्याल देखते हैं कि इस ख्वाब में उनको सलाहुद्दीन अय्यूबी दिखाई देते हैं। जब वो उनकी कब्र के करीब पहुँचे होते हैं वहाँ पर उनका घोड़ा आता है जिसकी पुश्त पर सलाहुद्दीन अय्यूबी का कुर्ता मौजूद होता है। वो कुर्ते को उठाकर सीने से लगाते हैं और उसे चूमते भी हैं। इतने में एक शख्स सफ़ेद लिबास में आता है जिसे देखकर नजमुद्दीन अय्यूब चौंक जाते हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। हकीकत में यहाँ पर नजमुद्दीन अय्यूब एक ख्वाब देख रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ उनके ख्वाब में ही जिंदा हैं बल्कि वो हकीकत में भी जिंदा थे। अब नजमुद्दीन अय्यूब को सलाहुद्दीन अय्यूबी सूरह यूसुफ के हवाले से और उनकी कुछ आयात के हवाले से बताते हैं। उनका इशारा इस तरफ होता है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल दिया और मिस्र की सल्तनत से नवाज दिया, इस तरह अल्लाह ताला मुझे भी इस दलदल से निकाल कर ज़िंदगी बख्शेगा और मैं भी मिस्र का हाकिम बनूंगा और बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करूंगा जिसका ख्वाब मैंने बचपन में देखा था। और नाज़रीन, तारीख में भी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र की सल्तनत को संभाला और यहाँ पर एक अजीम और शान रियासत की बुनियाद रखी जिसे अय्यूबी एम्पायर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुक़द्दस के फातेह भी बने। अब यहाँ पर नजमुद्दीन अय्यूब जो कि अपने घर के फर्श पर लेटे हुए थे, इतने में उनकी बीवी फातिमा खातून आकर उन्हें नींद से बेदार करती हैं। फातिमा खातून को नजमुद्दीन अय्यूब की हालत कुछ अच्छी नहीं लगती, वो अजीब सी बातें कर रहे थे। ये सुनकर फातिमा खातून कहती है कि इस तरह ही बातें मुझे शेख उमर मिला ने भी बताई हैं। जब मैंने उनसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से पूछा तो उन्होंने मुझे सूरह यूसुफ के हवाले से बताया। जिस तरह अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़िंदगी बख्शी, इसी तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी ज़िंदगी बख्शी जाएगी। यहाँ पर कंपैरिजन नहीं किया जा रहा बल्कि सिर्फ उस नाम की निस्बत को जाहिर किया जा रहा है। और हकीकत में यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस वाक़े की तरफ इशारा किया जा रहा है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया। कुएं में फेंकने के बाद उनके भाइयों ने याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो कुर्ता दिया जिस पर खून लगा था। याकूब अलैहिस्सलाम को कहा गया कि उन्हें भेड़िए ने खा लिया है, लेकिन हकीकत में यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकने वाले उनके भाई थे जिन्होंने हसद की वजह से अपने भाई को मारने की कोशिश की। याकूब अलैहिस्सलाम एक अरसे तक किसी गम में मुब्तला हुए और रोते रोते उनकी आंखों की बनाई चले गई। और फिर अल्लाह ताला ने ना सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर मिस्र की हुक्मरानी से नवाजा बल्कि याकूब अलैहिस्सलाम के सारे बेटों में से अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को चुना, जिनसे नबूवत का सिलसिला आगे चलता गया। खैर, अब यहाँ पर इस तरफ इशारा था, इस हवाले से हम आगे चलकर मुकम्मल तफसील से भी बात करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी जानिब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जो अपने लश्करियों के साथ अस्कलान को फतह करने की तैयारी कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब ग्रेगोर गैब्रियल भी इसी तरफ थे कि किसी न किसी तरीके से सुल्तान को रोकने के लिए कोई मंसूबा बनाया जा सके। अब सुल्तान को रोकने के लिए ये एक तरफ मंसूबा बना रहे थे, दूसरी तरफ सुल्तान फतूहात के लिए तैयार थे। इतने में सुल्तान के पास नजमुद्दीन अय्यूब अपनी बीवी फातिमा खातून के साथ आते हैं और सुल्तान को कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें सुनने के बाद सुल्तान अपने कानों पर यकीन नहीं करते और ना ही नजमुद्दीन अय्यूब की इन बातों पर यकीन करते हैं। नजमुद्दीन अय्यूब बताते हैं कि हमें यकीन है कि सलाहुद्दीन अय्यूब भी जिंदा है। सुल्तान कहते हैं कि आप लोग गम की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं, आपका गम बड़ा है, मैं इस बारे जानता हूँ। फिर नजमुद्दीन अय्यूब की बातें जब सुल्तान ने नहीं सुनी तो उन्होंने बताया कि शेख उमर मिला ने हमें इस तरफ इशारा दिया है और मैंने भी ख्वाब में ऐसा इशारा देखा है। अब जब शेख का नाम आया तो सुल्तान को यकीन हो गया कि इन बातों में कोई ना कोई तो राज छुपा होगा। अब सुल्तान जो कि शेख पर बेहद यकीन करते थे और उनके मरीद भी थे, तो सुल्तान ने इनकी बातों पर यकीन किया
और कहा कि बताओ हम किस तरह से इस चीज़ को वाज़िया करें कि सलाहुद्दीन जिंदा है या उनकी वफ़ात हो गई है। तो एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही जो जंग की तैयारी और बदला लेने की तैयारी कर रहे थे, दूसरी जानिब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अब सलाहुद्दीन के हवाले से मालूमात इकट्ठी कर रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी निशानी है जिससे हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को पहचान सकेंगे। अब यहाँ पर सुल्तान के जहन में आया कि बचपन में सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाजू पर एक तीर लगा था, लेकिन उस तीर की नोक उनके जिस्म से बाहर नहीं निकल सकी, वो उनके जिस्म में ही पेवस्त हो चुकी थी। उनकी हड्डी में वो नोक आज तक मौजूद थी। अगर हमें मालूम करना है कि वो लाश सलाहुद्दीन अय्यूबी की है या नहीं, तो हमें इस चीज़ का मुआयना करना होगा। अब सुल्तान अपने हकीम के साथ, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी इलाज करता रहा है, उसे अपने साथ लेकर कब्र की तरफ चले जाते हैं, जहां पर उन्होंने एक मुर्दे को दफनाया होता है। सुल्तान उस मुर्दे को बाहर निकलवाते हैं। उसे बाहर निकलवाने के बाद सुल्तान यहां पर उस लाश का मुआयना करवाते हैं। हकीम साहब उस लाश का मुआयना कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो हकीम साहब उसके दांत देखते हैं। हकीम साहब सुल्तान को बताते हैं कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के दांतों का मुआयना करता रहा हूँ, मुझे यकीन है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का कोई भी दांत टूटा नहीं था, उनके सारे दांत सलामत थे, जबकि इस शख्स के सारे दांत खराब हुए पड़े हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने दांतों का खास ख्याल रखते थे, ये दांत उनके नहीं लगते। इसके बाद फिर बताया जाता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाजू पर तीर लगा था और वो निशान अभी तक मौजूद था, क्योंकि उनके बाजू में तीर की नोक मौजूद थी, जो कि नोकीले कलर का उसका आगे का हिस्सा होता है। लेकिन इस लाश के बाजुओं में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली। अब इन लोगों को यकीन हो गया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदा है। अब यहाँ से असल जंग शुरू हो जाती है। पहले ये सभी लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी को मारने के पीछे थे, अब ये सभी लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी को तलाश करने के लिए पीछे लग गए। इनमें हशाशीन का रहनुमा सिन्नान बे, गैब्रियाल, कारातेगन और दीगर लोग थे। अब ये सभी लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी को तलाश करने के लिए निकल गए। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती सुल्तान ने खुद की। एक तो हशाशीन के रहनुमा ने ये सारी बातें सुन ली, वो इसी जगह पर मौजूद था जब सलाहुद्दीन की लाश को निकाला गया। उसके बाद सुल्तान ने खुद जाकर बाज़ंतीनियों को ये बता दिया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही जो अस्कलान में दाखिल होते हैं, अस्कलान में खुफिया तरीके से दाखिल होने में सोफिया उनकी मदद करती है। ये लोग सुरैया को बचाने के लिए यहाँ पर आते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी का बदला भी लेना चाहते हैं। अब ये लोग सुरैया को इसलिए बचाना चाहते थे ताकि जंग में सुरैया का इस्तेमाल हमारे खिलाफ ना किया जाए। अब यहाँ पर ये सिपाही उन्हें रोकते हैं, लेकिन सोफिया खातून उन्हें भगाने में यहाँ पर एक बेहतरीन रास्ता फराहम करती है। वो कहती है कि ये मेरे आदमी हैं, मैंने गुलामों के लिए और अंदर काम करवाना है, उसके लिए इन लोगों को बुलाया है। अब ये लोग सलेबियों के लिबास में मौजूद इस शहर में दाखिल हो जाते हैं। सोफिया इन्हें यहाँ पर छोड़कर कहती है कि इसके आगे मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, वरना मेरा राज फाश हो जाएगा, लेकिन वो जेल का रास्ता बता देती है। अब जो दूसरे सिपाही होते हैं वो ये सारी बातें गैब्रियाल को बता चुके होते हैं। अब इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर अकेले घूम रहे हैं, लेकिन गैब्रियाल ने भी इनका पीछा कर रखा था। गैब्रियाल को सोफिया के बारे तो इल्म ना हुआ, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों पर उसकी नज़र पड़ चुकी थी। वो इन सिपाहियों का मुआयना कर रहा था और इनका पीछा कर रहा था। वो इनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। अब सोफिया तो यहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही जैसे ही मैदानी इलाके में पहुँचते हैं कि चंद एक सिपाहियों को ज़ख्मी करने के बाद जाल में फंस जाते हैं। इनका सामना गैब्रियाल से होता है जो इन पर नज़र रखे हुए होता है। अब यहाँ पर गैब्रियाल इन्हें मारने के अलावा किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं वाला था। गैब्रियाल तीरंदाजों को कहता है कि तैयार हो जाओ, आज इन सब को यहीं पर ढेर करेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही यहाँ पर खुद को बेनिकाब कर देते हैं। अपने चेहरे वाज़िया करते हुए गैब्रियाल के सिपाहियों का मुकाबला करने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की आखिरी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। बजाय इसके कि ये बुज़दिलों की तरह हथियार फेंक कर मर जाएं, इन्होंने जंग लड़ के शहीद होने को तरजीह दिया। अब इससे पहले कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों पर यहाँ पर हमला हो जाता, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आकर बचा लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदा है, मैं उसके साथ अस्कलान को फतह करने आऊँगा। तो व्यूअर्स यहाँ पर इस किस्से का तो खात्मा करते हैं, लेकिन अगर आप तारीख से जुड़ी मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं
जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी की असल तारीख भी होगी और सल्तनत उस्मानिया की तारीख के हवाले तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, जिसका लिंक हमने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह। तो ये है सलाहुद्दीन अय्यूबी की केस नंबर 41 और ये केस नहायत शानदार होने वाली है। इस केस का तजिया जानने से पहले अगर आप लोग तारीखी मालूमात वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें उस्मानिया की मुकम्मल तारीख अपलोड की जाएगी। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी दे दिया है। आप सब्सक्राइब करके सल्तनत उस्मानिया के तमाम हुक्मरानों की और उसकी शानदार तारीख के हवाले से जान सकते हैं। खैर, अगर बात करें सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ के हवाले से तो इस किस्त में दिखाया जाता है कि नजमुद्दीन अय्यूब अपने बेटे सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर मौजूद होते हैं, लेकिन ये कब्र सलाहुद्दीन अय्यूबी की नहीं बल्कि किसी और शख्स की है। यहाँ पर नजमुद्दीन अय्यूब क्या ख्याल देखते हैं कि इस ख्वाब में उनको सलाहुद्दीन अय्यूबी दिखाई देते हैं। जब वो उनकी कब्र के करीब पहुँचे होते हैं, वहाँ पर उनका घोड़ा आता है जिसकी पुश्त पर सलाहुद्दीन अय्यूबी का कुर्ता मौजूद होता है। वो कुर्ते को उठाकर सीने से लगाते हैं और उसे चूमते भी हैं। इतने में एक शख्स सफ़ेद लिबास में आता है, जिसे देखकर नजमुद्दीन अय्यूब चौंक जाते हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। हकीकत में यहाँ पर नजमुद्दीन अय्यूब एक ख्वाब देख रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ उनके ख्वाब में ही जिंदा हैं, बल्कि वो हकीकत में भी जिंदा थे। अब नजमुद्दीन अय्यूब को सलाहुद्दीन अय्यूबी सूरह यूसुफ के हवाले से और उनकी कुछ आयात के हवाले से बताते हैं। उनका इशारा इस तरफ होता है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल दिया और मिस्र की सल्तनत से नवाज दिया, इस तरह अल्लाह ताला मुझे भी इस दलदल से निकाल कर ज़िंदगी बख्शेगा और मैं भी मिस्र का हाकिम बनूंगा और बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करूंगा, जिसका ख्वाब मैंने बचपन में देखा था। और नाज़रीन, तारीख में भी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र की सल्तनत को संभाला और यहाँ पर एक अजीम और शान रियासत की बुनियाद रखी, जिसे अय्यूबी एम्पायर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुक़द्दस के फातेह भी बने। अब यहाँ पर नजमुद्दीन अय्यूब जो कि अपने घर के फर्श पर लेटे हुए थे, इतने में उनकी बीवी फातिमा खातून आकर उन्हें नींद से बेदार करती हैं। फातिमा खातून को नजमुद्दीन अय्यूब की हालत कुछ अच्छी नहीं लगती, वो अजीब सी बातें कर रहे थे। ये सुनकर फातिमा खातून कहती है कि इस तरह ही बातें मुझे शेख उमर मिला ने भी बताई हैं। जब मैंने उनसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से पूछा तो उन्होंने मुझे सूरह यूसुफ के हवाले से बताया। जिस तरह अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़िंदगी बख्शी, इसी तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी ज़िंदगी बख्शी जाएगी। यहाँ पर कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, बल्कि सिर्फ उस नाम की निस्बत को जाहिर किया जा रहा है। और हकीकत में यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस वाक़े की तरफ इशारा किया जा रहा है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया। कुएं में फेंकने के बाद उनके भाइयों ने याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो कुर्ता दिया जिस पर खून लगा था। याकूब अलैहिस्सलाम को कहा गया कि उन्हें भेड़िए ने खा लिया है, लेकिन हकीकत में यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकने वाले उनके भाई थे, जिन्होंने हसद की वजह से अपने भाई को मारने की कोशिश की। याकूब अलैहिस्सलाम एक अरसे तक किसी गम में मुब्तला हुए और रोते रोते उनकी आंखों की बनाई चले गई। और फिर अल्लाह ताला ने ना सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर मिस्र की हुक्मरानी से नवाजा, बल्कि याकूब अलैहिस्सलाम के सारे बेटों में से अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को चुना, जिनसे नबूवत का सिलसिला आगे चलता गया। खैर, अब यहाँ पर इस तरफ इशारा था, इस हवाले से हम आगे चलकर मुकम्मल तफसील से भी बात करेंगे। अब बात करते हैं दूसरी जानिब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, जो अपने लश्करियों के साथ अस्कलान को फतह करने की तैयारी कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब ग्रेगोर गैब्रियल भी इसी तरफ थे कि किसी न किसी तरीके से सुल्तान को रोकने के लिए कोई मंसूबा बनाया जा सके। अब सुल्तान को रोकने के लिए ये एक तरफ मंसूबा बना रहे थे, दूसरी तरफ सुल्तान फतूहात के लिए तैयार थे। इतने में सुल्तान के पास नजमुद्दीन अय्यूब अपनी बीवी फातिमा खातून के साथ आते हैं और सुल्तान को कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें सुनने के बाद सुल्तान अपने कानों पर यकीन नहीं करते और ना ही नजमुद्दीन अय्यूब की इन बातों पर यकीन करते हैं। नजमुद्दीन अय्यूब बताते हैं कि हमें यकीन है कि सलाहुद्दीन अय्यूब भी जिंदा है। सुल्तान कहते हैं कि आप लोग गम की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं, आपका गम बड़ा है, मैं इस बारे जानता हूँ। फिर नजमुद्दीन अय्यूब की बातें जब सुल्तान ने नहीं सुनी तो उन्होंने बताया कि शेख उमर मिला ने हमें इस तरफ इशारा दिया है और मैंने भी ख्वाब में ऐसा इशारा देखा है।
अब जब शेख का नाम आया तो सुल्तान को यकीन हो गया कि इन बातों में कोई ना कोई तो राज छुपा होगा। अब सुल्तान जो कि शेख पर बेहद यकीन करते थे और उनके मरीद भी थे, तो सुल्तान ने इनकी बातों पर यकीन किया और कहा कि बताओ हम किस तरह से इस चीज़ को वाज़िया करें कि सलाहुद्दीन ज़िंदा है या उनकी वफ़ात हो गई है। तो एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही जो जंग की तैयारी और बदला लेने की तैयारी कर रहे थे, दूसरी जानिब सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी अब सलाहुद्दीन के हवाले से मालूमात इकट्ठी कर रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी निशानी है जिससे हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को पहचान सकेंगे। अब यहाँ पर सुल्तान के जहन में आया कि बचपन में सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाजू पर एक तीर लगा था, लेकिन उस तीर की नोक उनके जिस्म से बाहर नहीं निकल सकी, वो उनके जिस्म में ही पेवस्त हो चुकी थी। उनकी हड्डी में वो नोक आज तक मौजूद थी। अगर हमें मालूम करना है कि वो लाश सलाहुद्दीन अय्यूबी की है या नहीं, तो हमें इस चीज़ का मुआयना करना होगा। अब सुल्तान अपने हकीम के साथ, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी इलाज करता रहा है, उसे अपने साथ लेकर कब्र की तरफ चले जाते हैं जहां पर उन्होंने एक मुर्दे को दफनाया होता है। सुल्तान उस मुर्दे को बाहर निकलवाते हैं। उसे बाहर निकलवाने के बाद सुल्तान यहां पर उस लाश का मुआयना करवाते हैं। हकीम साहब उस लाश का मुआयना कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो हकीम साहब उसके दांत देखते हैं। हकीम साहब सुल्तान को बताते हैं कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के दांतों का मुआयना करता रहा हूँ, मुझे यकीन है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का कोई भी दांत टूटा नहीं था, उनके सारे दांत सलामत थे, जबकि इस शख्स के सारे दांत खराब हुए पड़े हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने दांतों का खास ख्याल रखते थे, ये दांत उनके नहीं लगते। इसके बाद फिर बताया जाता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाजू पर तीर लगा था और वो निशान अभी तक मौजूद था, क्योंकि उनके बाजू में तीर की नोक मौजूद थी जो कि नोकीले कलर का उसका आगे का हिस्सा होता है। लेकिन इस लाश के बाजुओं में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली। अब इन लोगों को यकीन हो गया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदा है। अब यहाँ से असल जंग शुरू हो जाती है। पहले ये सभी लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी को मारने के पीछे थे, अब ये सभी लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी को तलाश करने के लिए पीछे लग गए। इनमें हशाशीन का रहनुमा सिन्नान बे, गैब्रियाल, कारातेगन और दीगर लोग थे। अब ये सभी लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी को तलाश करने के लिए निकल गए। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती सुल्तान ने खुद की। एक तो हशाशीन के रहनुमा ने ये सारी बातें सुन ली, वो इसी जगह पर मौजूद था जब सलाहुद्दीन की लाश को निकाला गया। उसके बाद सुल्तान ने खुद जाकर बाज़ंतीनियों को ये बता दिया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही जो अस्कलान में दाखिल होते हैं, अस्कलान में खुफिया तरीके से दाखिल होने में सोफिया उनकी मदद करती है। ये लोग सुरैया को बचाने के लिए यहाँ पर आते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी का बदला भी लेना चाहते हैं। अब ये लोग सुरैया को इसलिए बचाना चाहते थे ताकि जंग में सुरैया का इस्तेमाल हमारे खिलाफ ना किया जाए। अब यहाँ पर ये सिपाही उन्हें रोकते हैं, लेकिन सोफिया खातून उन्हें भगाने में यहाँ पर एक बेहतरीन रास्ता फराहम करती है। वो कहती है कि ये मेरे आदमी हैं, मैंने गुलामों के लिए और अंदर काम करवाना है उसके लिए इन लोगों को बुलाया है। अब ये लोग सलेबियों के लिबास में मौजूद इस शहर में दाखिल हो जाते हैं। सोफिया इन्हें यहाँ पर छोड़कर कहती है कि इसके आगे मैं आपकी मदद नहीं कर सकती वरना मेरा राज फाश हो जाएगा, लेकिन वो जेल का रास्ता बता देती है। अब जो दूसरे सिपाही होते हैं वो ये सारी बातें गैब्रियाल को बता चुके होते हैं। अब इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर अकेले घूम रहे हैं, लेकिन गैब्रियाल ने भी इनका पीछा कर रखा था। गैब्रियाल को सोफिया के बारे तो इल्म ना हुआ, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों पर उसकी नज़र पड़ चुकी थी। वो इन सिपाहियों का मुआयना कर रहा था और इनका पीछा कर रहा था। वो इनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। अब सोफिया तो यहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही जैसे ही मैदानी इलाके में पहुँचते हैं कि चंद एक सिपाहियों को ज़ख्मी करने के बाद जाल में फंस जाते हैं। इनका सामना गैब्रियाल से होता है जो इन पर नज़र रखे हुए होता है। अब यहाँ पर गैब्रियाल इन्हें मारने के अलावा किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं वाला था। गैब्रियाल तीरंदाजों को कहता है कि तैयार हो जाओ, आज इन सब को यहीं पर ढेर करेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही यहाँ पर खुद को बेनिकाब कर देते हैं। अपने चेहरे वाज़िया करते हुए गैब्रियाल के सिपाहियों का मुकाबला करने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की आखिरी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। बजाय इसके कि ये बुज़दिलों की तरह हथियार फेंक कर मर जाएं, इन्होंने जंग लड़ के शहीद होने को तरजीह दिया। अब इससे पहले कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों पर यहाँ पर हमला हो जाता, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी आकर बचा लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदा है, मैं उसके साथ अस्कलान को फतह करने आऊँगा। तो व्यूअर्स यहाँ पर इस केस का तो खात्मा करते हैं, लेकिन अगर आप तारीख से जुड़ी मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं, इसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी की असल तारीख भी होगी।
और सल्तनत उस्मानिया की तारीख के हवाले तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, जिसका लिंक हमने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।